हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिन एक वीडियो डाला गया था चाणक्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में, और उसमें बताया गया था कि आप लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा। तो उस दिन बताए भी थे कि मंडे से लेके ट्यूसडे तक आप लोग का मैथ का क्लास होगा, उसके बाद साइंस का होगा। तो मैथ का हम लोग पहला चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं। तो 8 क्लास में देखा जाए तो पहला चैप्टर परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, और परिमेय संख्या का परिभाषा पूछा जाए तो हम लोग इसका एक आसान सा उत्तर देते हैं क्या कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और ये बात सही है, या फिर इसको परिभाषित करने का बहुत सारा तरीका है जो बच्चे अपने अपने तरीक़ा से उत्तर देता है। तो और अगर इसका दूसरा परिभाषा बोला जाए तो किसी भी संख्या को यदि भिन्न के रूप में लिखा जाए तो वो भी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और इसके गुण धर्म के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि परिमेय संख्या के गुण धर्म के बारे में क्या क्या जान सकते हैं हम लोग। और आप लोगों को इसी जिस तरीक़ा से यहाँ पे लिखाया जा रहा है उसी माध्यम से आप लोगों को फेर भी करना होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना भी होगा। तो परिमेय संख्या का गुणधर्म, परिमेय संख्या के गुणधर्म में अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इसमें पहला नंबर पे आता है क्या, समवर्त गुण। अब इसके बारे में जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसका अर्थ होता है क्या कि जब किसी भी परिमेय संख्या को यदि आपस में जोड़े या फिर घटाए या फिर भाग करे या फिर गुना करे, अगर उस स्थिति में फिर से हम लोग को परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि परिमेय संख्या का समवर्त गुण। जैसे अगर एग्जाम्पल से इसको समझे, जैसे अगर a+b कर रहे हैं तो इक्वल टू a+b ही आना चाहिए। मतलब कि अगर a एक परिमेय संख्या है और b भी एक परिमेय संख्या है, जब दोनों का योग किया गया तो दोनों परिमेय संख्या ही आना चाहिए, जिसको हम लोग संख्या का समवर्त गुण कहते हैं। और ये सभी संख्या के लिए लागू होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसी से संबंधित ये सारे गुण को पढ़ेंगे। तो ये पहला गुण आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से बोर्ड पे लिखाया जा रहा है आप लोगों को फेर भी इसी माध्यम से करना है। अब चलते हैं परिमेय संख्या का दूसरा गुण पढ़ते हैं। इसमें परिमेय संख्या का दूसरा गुण देखा जाए तो क्रम विनिमय गुण। अब इसको समझना आप लोग। इसका अर्थ होता है क्या कि यदि कोई परिमेय संख्या a है और प्लस में b है, जब अगर इसको इक्वल टू में लिखे, अगर दोनों का स्थान परिवर्तन करें, मतलब कि पहले परिमेय संख्या को दूसरे स्थान पर लिखे और दूसरे परिमेय संख्या को पहले स्थान पर लिखे, तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कि दोनों का रिजल्ट सेम होता है। और ये क्रम विनिमय गुण परिमेय संख्या के जोड़ के लिए सत्य है, ये घटा के लिए असत्य होता है। और तीसरा गुण देखें तो सहचार्य गुण। सह मतलब होता है क्या, किसी भी चीज़ का समूह। तो यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो मतलब कि परिमेय संख्या का समूह आएगा। कहने का मतलब हो गया क्या कि यार a एक अलग से समूह बना रहा है और फिर ब्रैकेट के अंदर b+c एक समूह बना रहा है, और इक्वल टू अगर इसको करें हम लोग कि b यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा संख्या था उसको बाहर में लिखे और जो ब्रैकेट के बाहर पहला संख्या था उसको अंदर लिखे, और इस स्थिति में किसी भी परिमेय संख्या का रिजल्ट सेम आता है तो ये सहचार्य गुण कहलाता है। और ये परिमेय संख्या के योग के लिए सत्य है, भाग के लिए असत्य होता है। तो ये टोटल 3 गुण था यहाँ पे जो इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और इसी के आधार पे बहुत सारा सवाल भी बनाया गया। अब चौथा गुण देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा गुण है। तो चौथा गुण में अगर हम लोग देखें तो चौथा गुण में तत्समक गुण होता है।
इसका अर्थ होता है क्या कि किसी भी परिमेय संख्या में जब जीरो को जोड़ा जाता है तो उसका रिजल्ट सेम आता है। कहने का मतलब हो गया क्या कि अगर a प्लस जीरो करे तो इक्वल टू a ही आएगा, जो इसका क्या कहलाता, तत्समक गुण। तो ये चौथा गुण था। तो आप लोग इसी माध्यम से ऐसे ही नोट करना कॉपी में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर वीडियो के माध्यम से कहीं आपको समझने में दिक्कत है तो वीडियो को रोक के आप फिर से समझ सकते हैं इसको। अब परिमेय संख्या का टोटल 4 गुण था जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। पहला था क्या, संवृत गुण, कि जो जैसे है परिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तो सेम परिमेय संख्या आना चाहिए, तब वो कहलाएगा संवृत गुण। उसके बाद दूसरा था क्रम विनिमय गुण। क्रम मतलब कि सिर्फ स्थान का परिवर्तन होगा, बाद बाकी जो उसका चिन्ह है वो अपने यहाँ पे रहेगा। ए एक परिमेय संख्या है, बी एक परिमेय संख्या है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर ए के स्थान पे बी को रखा जाए और बी के स्थान पे ए को रखा जाए तो भी दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जैसे 3 + 4 = 7, और इसी चीज़ को उल्टा लिखें कि 4 + 3 तो भी बराबर 7 ही आएगा। यानी कि क्रम विनिमय गुण परिमेय संख्या के जोड़ के लिए सत्य है। उसी प्रकार से सहचार्य गुण के बारे में बात करें तो पहले ही बताया कि सह मतलब होता है क्या, कि किसी चीज़ का समूह बनाना। तो हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे परिमेय संख्या का एक समूह है। ए एक अकेला समूह है, जबकि बी प्लस सी एक अकेला समूह बना रहा है। जब इसको हम लोग अलग करके लिखते हैं तो जो ए बाहर था उसको जब ब्रैकेट के अंदर किए और ब्रैकेट के अंदर जो बी था उसको बाहर किए, जब दोनों को जोड़े दोनों तरफ तो देखिए सेम रिजल्ट आया। जैसे अगर इसको 1 रख दें हम लोग, प्लस बी को 2 रख दें और सी को 3 रख दें, अगर इस तीनों को जोड़ा जाए तो रिजल्ट 3 2 5 और 1 6 होगा। सेम कहानी इधर करते हैं हम लोग, जो बी यहाँ पे अंदर था ये बाहर आ गया, मतलब कि बी के यहाँ पे 2 आ गया, प्लस ब्रैकेट के अंदर ए चल गया था, ए के स्थान पे 1 प्लस सी के स्थान पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो भी यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हैं 6 आ रहा है। मतलब कि सहचार्य गुण परिमेय संख्या के योग के लिए सत्य है। और यह तत्समक गुण मतलब कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर 0 का योग होगा तो इक्वल टू वही परिमेय संख्या प्राप्त होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तत्समक गुण। तो आई होप कि ये चारों गुण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको रेज कर देते हैं। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं से संबंधित और क्या क्या गुण हो सकता है। अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं, 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। योज प्रतिलोम। आप लोगों के चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको अच्छा से समझते हैं, योज प्रतिलोम क्या है। इसको ध्यान से सुनिएगा और आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। योज प्रतिलोम का अर्थ होता है क्या, कि जो भी परिमेय संख्या जिस चिन्ह के साथ है, अगर उस चिन्ह को हम लोग परिवर्तन कर दें, मतलब उसका अपोजिट चिन्ह दे दें, तो वही उस संख्या का योज प्रतिलोम कहलाएगा। कहने का अर्थ हो गया क्या, कि अगर मान लें कि कोई संख्या 4 है तो ये प्लस में है, क्योंकि जब किसी भी संख्या के आगे किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं रहता है तो उसको हम लोग प्लस में मानते हैं। अब इसका जो अपोजिट चिन्ह आएगा तो इसका अपोजिट चिन्ह हम लोग माइनस दे सकते हैं, माइनस ही इसका अपोजिट चिन्ह होगा। तो मतलब कि +4 का योज प्रतिलोम -4 है। अर्थात इसको हम लोग परिभाषित करेंगे कैसे, कि जब किसी भी संख्या को उसके विपरीत चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे उस संख्या का योज प्रतिलोम कहते हैं। फिर से सुने ध्यान से और इसको कॉपी में नोट करना आपको। जब किसी भी संख्या को उसके विपरीत चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है तो उस संख्या का योज प्रतिलोम कहते हैं। तो ये 5वां गुण था। जैसे में अगर देखा जाए 4 का योज प्रतिलोम बराबर -4, क्योंकि 4 पहले से प्लस में था, इसका अपोजिट चिन्ह माइनस आ गया। उसी प्रकार से -5 का योज प्रतिलोम बराबर +5 हो जाएगा, क्योंकि 5 पहले से माइनस में है, इसका योज प्रतिलोम लिखने के लिए बोला, तो इसीलिए इसका अपोजिट चिन्ह मतलब माइनस का अपोजिट प्लस, तो ये -5 का योज प्रतिलोम है। नोट, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना आप लोगों को, जो सवाल यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, 0 का
योज प्रतिलोम नहीं होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसको सिर्फ पूर्णांक बोला जाता है, तो इसीलिए जीरो का योज प्रतिलोम नहीं होता। जीरो का योज प्रतिलोम जीरो ही होगा, या फिर अगर ऑप्शन में आपको ना मिले कि जीरो का योज प्रतिलोम इनमें से क्या है, तो वहाँ पे नोट का जरूर ऑप्शन मिलेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये 5वां गुण था परिमेय संख्या का। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब छठा और लास्ट गुण, तब इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर इसको गुणात्मक विलोम भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब इसको ध्यान से सुनिए। संख्या का वह गुण जब उसके व्युत्क्रम से उसको गुना करने पर 1 की प्राप्ति हो, तो उसे उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। आपको इसी प्रकार से परिभाषित करना है, या फिर आपके कॉपी में इसी प्रकार से आपको लिखना है कि किसी भी संख्या के व्युत्क्रम को उसी संख्या से गुना करने पर जब गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो उसे उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अर्थात अगर हम लोग उदाहरण के साथ समझे इसको, मान लेते हैं कि 5 एक कोई संख्या है, जब इसके व्युत्क्रम से इसको गुना करेंगे, मतलब इसका जस्ट उल्टा से इसको गुना करेंगे, मतलब कि 1/5 से जब गुना करेंगे तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा 1। तो मतलब कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का गुणनफल बराबर 1 आ गया। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण के साथ यहाँ पे फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे में अगर देखा जाए, परिभाषा लिखने के बाद आपको जैसे में लिखना है ये चीज़। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। अतः 5 गुना 1/5 बराबर 1। यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया? 1/5। और एक बात ध्यान रहे कि इसमें किसी भी प्रकार के चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1/5 ही रहेगा। अगर -5 रहता तो यहाँ पर भी -1/5 आ जाता। तो आई होप कि ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नोट में एक चीज़ लिखना है, आप लोगों को यहाँ पे शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे तो 1/0 होगा। जब इस प्रकार से किसी भी चीज़ को लिखा जाता तो वो परिमेय संख्या के ग्रुप में नहीं रहता, मतलब कि परिमेय संख्या के समूह में वो नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस रूप में ये नहीं आ सकता। तो इसीलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, अर्थात ये अपरिभाषित है। उसके बाद और एक चीज़ नोट में क्या कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है, मतलब कि वही संख्या होता है। तो कौन सी ऐसी संख्या की जिसका गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होता है? तो वो एक ही संख्या, वो 1 है। क्योंकि 1 को अगर व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो 1/1 होगा। जब 1/1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो फिर 1 ही आएगा। तो 1/1 का मीनिंग 1 ही होता है, इसीलिए 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है। तो आप लोग का थ्योरी यहीं तक समाप्त होता है। तो परिमेय संख्या से संबंधित जितना भी गुणधर्म था ये समाप्त हो गया। तो हम लोग चैप्टर देखते हैं। इसका पहला चैप्टर एनसीईआरटी का 1.1, वहाँ से अगर 1-2 सवाल अभी बताएंगे तो आप लोग को शायद बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितना भी अभी थ्योरी लिखा है इसको 1-2 बार वीडियो को पीछे करके देखना होगा आपको, तब पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का बुक आप सभी के पास होगा,
चलिए इसका पहला अध्याय को हम लोग देखते हैं, इसमें कैसे किस प्रकार से सवाल को पूछा गया और उसको हल करने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 है और इसमें पहला सवाल लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखे, मतलब कि उसको चिन्ह उसके चिन्ह को बदल देना हम लोग को। पहला सवाल पूछा गया यही। तो 1 नंबर के रोमन में 1 नंबर में सवाल दिया गया कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे 0 का पूछा योज्य प्रतिलोम 5 नंबर में, ये आपको नोट में भी लिखा दिया गया कि 0 का योज्य प्रतिलोम नहीं 0 ही होता है, मतलब 0 ही होगा। तो ये आपका पहला नंबर का सवाल था। इसमें टोटल 8 सवाल है, उसमें से 2 को बता दिया गया है। अब आगे का सवाल आपको बनाना होगा। अब आगे चलते हम लोग 2 नंबर का सवाल देखते हैं कि इसमें से इसमें बोला गया क्या कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। अब यहाँ पे खाली स्थान को भरना आपको। ऊपर में संख्या दिया, नीचे में दिया क्या कि गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब इसका विलोम को लिखना, मतलब उल्टा को लिखना। जैसे एक सवाल देके आपको समझा दिया गया है कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या फिर विलोम, जो बोल दे सवाल में, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बराबर हो जाएगा -1/13। उसी प्रकार से एक सवाल और बनाते इसमें 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 4/5, मतलब इसका व्युत्क्रम जस्ट उल्टा। जब दोनों को गुना करेंगे तो एक की प्राप्ति होना चाहिए, इसी को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। उसी प्रकार से अगर 3 नंबर का सवाल देखा जाए तो ये आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि इसमें बोर्ड मास का यूज हुआ और गुणधर्म के बारे में लिखने के लिए बोला है। तो आई होप कि 3 नंबर का 2 सवाल है, दोनों सवाल आप लोगों से बन जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर में एक अच्छा सवाल दिया है, और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो 4 नंबर में सवाल बोला गया कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। मतलब ये 5/18 दिया हुआ है, इसको -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो सबसे पहले -7/72 का व्युत्क्रम हम लोग लिख लेते हैं। तो -7/72 का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 72/-7। अब सवाल में जो बोला गया दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 5/18 गुना 72/-7। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। 18 चौके 72, अब इसको गुना करेंगे क्योंकि अब नीचे ऊपर नहीं कट रहा है। 5 चौके 20/-7, तो दोनों का गुणनफल आ गया कितना 20/-7। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखिए सवाल को। तो 5 नंबर में सवाल बोला गया क्या कि ये कौन से गुणधर्म पे आधारित है। जो भी वहाँ पे गुण लिखाया गया 1 से लेकर 6 नंबर में, उसी चीज़ को आपको यहाँ पे बताना होगा। अब यहाँ पे 7 नंबर में एक अच्छा सवाल दिया कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज़ आपको बताना होगा। तो इसको रेज कर देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिएगा। तो 7 नंबर का सवाल हम लोग देखें। तो सवाल में दिया हुआ क्या कि 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम सवाल में बता दिया गया क्या कि 0.3 है। क्या ये है या फिर नहीं है। तो चलो इसको चेक करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले इसका पूर्णांक को हम लोग तोड़ लेते हैं, इसके पूर्णांक। तो 3 3 9 और 1 10, यानी कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होना चाहिए।
तो बराबर 0.3 आ गया हम लोग के पास। या फिर हम लोग के पास और एक तरीका था कि 0.3 और 10/3 को आपस में गुना करने पर अगर 1 आ जाता तो वो उसका योग प्रतिलोम कहलाता। चलो चलिए हम लोग उसी माध्यम से बनाते हैं, तब ये थ्योरी के माध्यम से अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल तो 3 सही 1/3 गुना 0.3। अब इसका सही को पहले तोड़ लेते हैं, अर्थात पूर्णांक को पहले तोड़ लेते हैं। 3 3 9 1 10/3। अगर इसका दशमलव उड़ा देंगे हम लोग तो 3/10 आएगा। ये 3 3 कटेगा, 10 और 10 कटेगा, तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग के पास 1 बचेगा। तो अब हम लोग के पास ये पता चल गया कि दोनों का गुणनफल 1 है। तो हम लोग अब कह सकते हैं क्या कि 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल 1 है, इसीलिए 0.3 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक विलोम है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे सवाल देखें तो 8 नंबर में फिर से बोर्ड मास का सवाल है, जो आप लोगों से बन सकता है सवाल, क्योंकि इससे पहले हम लोग ऑफलाइन क्लास में ये सब सारा चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 9 नंबर में लास्ट सवाल दिया हुआ है, एक तरफ कॉलम क दिया और एक तरफ कॉलम ब दिया है। अब दोनों को आप लोगों को मिलाना होगा। तो इसमें जितना भी गुण लिखाया गया उसी के आधार पर एक तरफ सवाल दिया हुआ, दूसरे तरफ उसके गुण के नाम लिखा हुआ है। तो आप लोग थ्योरी को अच्छा से पढ़िएगा और इसको मिलाने का कोशिश करेगा। आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम होगा या तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, या फिर जो मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है उससे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू।